तो क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। वीडियो में निरंतरता नहीं रह पा रही है, लेकिन उस पर हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी वीडियो लगातार पड़ती रहे। और एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो में और हमारे अंदर कोई कमी दिख रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम उस कमेंट को नकारात्मक नहीं लेंगे, उसको पॉजिटिव वे में देखेंगे और तभी हम अपने अंदर सुधार कर पाएंगे। आज जब हम ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं कि डिजिटल जो क्लास चल रही है उसको बढ़ावा मिल रहा है, तो उस कड़ी में हम भी अपने अंदर इस जो एक प्रयास हमारा है उसमें सुधार कर सकें, तो उसमें आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आपसे यही अनुरोध है, निवेदन है कि आप हमारे जो वीडियो है उसको पूरा देखिए और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर दें। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या बताया था? हमने बताया था हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है, इन सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया था। अब मेरे मन में चल रहा था कि इसके बाद कौन सा टॉपिक लूँ, तो बहुत सोचने पे यही आया दिमाग में कि मैं रचना, जितने कवि हैं उनकी रचनाएं कौन सी हैं, केवल कवि की नहीं, लेखकों की उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी, डायरी, आत्मकथा, ये जितनी विधाएं होती हैं हिंदी की, इन सब को आपके सामने लेकर आऊं। क्योंकि परीक्षा में अगर कोई लेखपाल की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा या सामान्य स्तर की कोई परीक्षा होती है तो 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं, जहां आपको पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी यह रचना किस लेखक की है, यह रचना किस कवि की है, या ये दे दिया जाएगा कि दी गई रचना नाटक है, एकांकी है अथवा कहानी, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है, यह आपको दे दिया जाएगा। तो हम इस समस्या को हल करने के लिए आप लोगों के सामने एक सीरीज चलाएंगे 4-5 वीडियो की, जिसमें रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, फिर लेखक एवं उनकी जो है जितनी भी विधाएं होती हैं उन्होंने क्या लिखा, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हुए, ठीक है, भीष्म साहनी हुए, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, और ऐसे बहुत से जितने भी हमारे हिंदी जगत के कवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। उसी कड़ी में जो छायावाद है, छायावाद युग है, उसके छायावादोत्तर युग के जो कवि हैं, जिनकी जो रचनाएं हैं उनको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। छायावादोत्तर युग जो होता है, यह 1936 के बाद का समय माना जाता है। छायावादोत्तर युग 1936 के बाद का क्या माना जाता है? समय माना जाता है। उसके बाद इसमें रचना एवं रचनाकार एक एक करके हम आपको क्या करेंगे, दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने लिया, इसमें भी दो भाग होते हैं, एक पुराने कवि और एक नवीन विधा के कवि, एक पुरानी विधा के कवि, एक नवीन विधा के कवि। सबसे पहले हमने रामधारी सिंह दिनकर को लिया। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। इनकी पहली रचना देखिए, पहली रचना नहीं, मतलब जो ये रचना का हमने क्रम लिखा है, इसमें पहला शब्द हमने लिखा है हुंकार। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की सारी रचनाएं हैं। ये वो रचनाएं जो परीक्षाओं में क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं। तो हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, रश्मि रथ, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, परीक्षा में पूछ दिया जाएगा। तो ऑप्शन में रहेगा दिनकर, निराला, और भी 2 नाम दे दिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, महादेवी वर्मा हो गई। तो हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, धूप और धुआं,
ये एक साथ है, धूप और धुआं। इसको देखिए हमने हरे रंग में कर दिया, धूप और धुआं, उर्वशी। यह प्रमुख रचनाएं किनकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, धूप और धुआं, उर्वशी, ये सभी पद्य में हैं, रचनाएं हैं, पद्य में है। मेरे कहने से आप लोग एक बार रश्मि रथी जरूर पढ़िएगा। रश्मि रथी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कृति है इनकी, जिसमें इसी की एक पंक्ति है, जब नास मनुज पर छाता है तो सबसे पहले क्या विवेक मर जाता है। तो यह रश्मि रथी की पंक्ति है, इससे आपको निश्चित ही बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यह महाभारत में लिखा, मतलब महाभारत पे लिखा गया है कि कैसे कृष्ण जाते हैं उनके पास। कर्ण के बारे में लिखा गया है, कृष्ण के बारे में लिखा गया, दुर्योधन के बारे में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। अब रामधारी सिंह दिनकर के बाद आइए हम अगले कवि की विधा को देखते हैं। देखिए, हरिवंश राय बच्चन छायोदोत्तर युग के प्रमुख कवि में से एक हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक क्या जिला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है मधुशाला। आप लोग भी जानते होंगे इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? मधुशाला। मंदिर मस्जिद का मेल कराती, मंदिर मस्जिद का मेल कराती मधुशाला, यह इनकी पंक्ति है। इनके मतलब मधुशाला की पंक्ति है। इन्होंने कैसे वर्णन किया है मधुशाला के बारे में, यही सब उसमें लिखा है। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह जब लिखी गई थी, मधुशाला जब लिखी गई थी, तो इसको लेकर एक विवाद हो गया था। लोगों ने कहा कि हरिवंश राय बच्चन जी शराब, मदिरा पान को बढ़ावा दे रहे हैं, मदिरा पान को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने इनको बुलाया और कहा कि आप पहले सुनाइए हमें कि मधुशाला में आपने क्या लिखा है। तो इन्होंने मधुशाला को पूरा उनके सामने सुनाया महात्मा गांधी जी को। तो गांधी जी ने कहा तो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं आपने लिखा जिससे मदिरा पान को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप इसका प्रचार प्रसार करिए और यह एक सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, देखिए तीनों, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। यह निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, इनकी वह रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो अभी हमने इसके पहले दिनकर को देखा, फिर हरिवंश राय बच्चन को। अब आइए जो इसके बाद हैं उनको देखते हैं कि उनकी कौन सी रचनाएं हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। अब अगले जो कवि हैं छायोदोत्तर युग के, सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत को प्राकृतिक कवि, सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी रचना है लोकायतन। इनकी रचना कौन सी है? लोकायतन। और कला और बूढ़ा चांद। सबसे ज़्यादा अगर किसी कृति की पूछे जाने की संभावना है सुमित्रानंदन पंत की, तो है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, अतिमा। तो सबसे ज़्यादा किसकी संभावना है पूछे जाने की? कला और बूढ़ा चांद की। सुमित्रानंदन पंत, ये भी पूछा जाता है कि सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि कहा जाता है। अब आइए अगले कवि की रचना एवं रचनाएं देखते हैं। अब अगले जो कवि हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह जी हैं। युग की गंगा इनकी एक रचना है, प्रमुख रचना, और एक अपूर्व। युग की गंगा और अपूर्व। दूसरे हैं नागार्जुन। नागार्जुन जो है इनकी रचना है प्यासी पथराई आंखें।
नागार्जुन की रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। प्यासी पथराई आँखें, युग धारा, हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली, युग धारा, हजार हजार बाहों वाली और हरिजन गाथा। इनकी हरिजन गाथा नागार्जुन की रचनाएं परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है। भस्मांकुर केदारनाथ सिंह जी की, युग की गंगा और अपूर्व। ऐसा नहीं कि इन्होंने केवल यही दो रचनाएं की, लेकिन हमें वही चीज जाननी जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो नागार्जुन की प्यासी पथराए आंखें, युग धारा, हजार हजार बाहों वाली और हरिजन गाथा और भस्मांकुर। यह हमने अब तक किन किन लोगों का अध्ययन किया? सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी का, फिर उसके बाद हरिवंश राय बच्चन का, उसके बाद केदारनाथ जी का और उसके बाद नागार्जुन जी की रचनाओं का अध्ययन हमने किया। अब आइए, छायावधोत्तर युग में बहुत से ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं हैं, ये उनकी रचनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नए कवि और उनकी रचनाओं को। देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कुमकुम, उर्मिला और रश्मि रेखा। रश्मि रथी किसकी रचना है? रश्मि रथी दिनकर जी की रचना है और रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की। कुमकुम, उर्मिला, रश्मि रेखा। फिर नरेंद्र शर्मा, यह भी इसी युग के कवि हैं। तो प्रभात फेरी प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल। इनकी रचनाएं वो रचनाएं हैं जो शायद परीक्षा में, आने वाली परीक्षाओं में क्या हो सकती हैं? पूछी जा सकती हैं। जैसे रश्मि रथी पूछी गई, परीक्षाओं में पूछा जा सका इसे। पहले की परीक्षाओं में क्या किया गया है? पूछा गया है रश्मि रथी के बारे में कि यह किसकी रचना है। याद दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो सबसे पहले आपको तो यह भी जानना होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं, नवीन शर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं, नरेंद्र शर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसी समस्या को हल करने के लिए मैं कवि एवं उनकी रचनाओं को आपके सामने क्या कर रहा हूँ? प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ और कवियों की रचनाओं को देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध। अगले कवि कौन से हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध। देखिए, सुमित्रानंदन पंत और गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्होंने लिखा चांद का मुंह टेढ़ा। तो सुमित्रानंदन पंत में और इनकी रचनाओं में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध और का क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा। और कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत की। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध, कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। चूंकि इन्होंने अपनी पहली रचना जब लिखी, तो जब पहली रचना लिख के, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन यह शायद जेल से लिखे थे अपनी पहली रचना। तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था। तो जब यह अपनी रचना छपने के लिए भेजे, या उस समय के जो कवि थे उनके पास भेजे कि देखे हमारी रचना कैसी है, तो उन्होंने देखा कि नाम तो लिखा नहीं है, अज्ञात है। तो उन्होंने इनको अज्ञेय की क्या दी? उपाधि थी। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन इनको अज्ञेय की उपाधि दिया था, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की रचना है भग्नदूत, चिंता, कितनी नाव में कितनी बार। यह रचना परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। कितनी नाव में कितनी बार, सबसे अधिक संभावना है कि यह परीक्षा में क्या हो सकती है? पूछी जा सकती है और पूछी गई है।
क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। इनकी अगली एक रचना और है, भग्नदूत चिंता कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। यह है कुछ रचनाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। अब यह क्रम चलता रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और तब तक हम इसे बताते रहेंगे जब तक कि हमारे हिसाब से वह सारे कवि, वह सारे लेखक की रचनाएं, उनकी कृतियां हम आपके सामने प्रस्तुत न कर दें। तब तक यह एक सीरीज हम चलाते रहेंगे। लेखक एवं उनकी कवि एवं उनकी रचनाएं, लेखक एवं उनके गद्य पद्य जितनी भी चीज़ें आएंगी, पद्य की जो भी विधाएं होती हैं, 7-8 डायरी, नाटक, आत्मकथा, कहानी, यह सब हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे अंदर अगर कोई कमी दिख रही हो या बोर्ड पे कुछ भी वीडियो में, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हों तो आपके मोबाइल पे अगर आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो रेड बटन की जगह ब्लैक या डार्क बटन हो गया होगा जहां सब्सक्राइब लिखा हो, तो उसे दोबारा न दबाएं। क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप कर दिए हैं तो उसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तब करेंगे तो सदस्यता आप अपनी खो देंगे और हमारी वीडियो आपके पास नहीं जाएगी। तो आपसे यही अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि हमारा यह प्रयास अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत